शिवाजी जी, आपका सीधी बात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। आपके यहाँ जब आपने टेक ओवर किया था तब कोरोना नया नया शुरू हुआ था, और उसके बाद आपने जिस तरह से उसको हैंडल किया, इंदौर का मॉडल बन गया एक, कितनी सफलता से आपने इंदौर मॉडल को शुरू किया। अब 13 महीने या 14 महीने के बाद लगता है कि स्थिति फिर उससे बदतर है, बड़ी नहीं है। हम आप पूछना चाहेंगे कहाँ प्रशासन फेल हुआ, कहाँ जनता फेल हुई, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ को अगर आप देखें तो पहले भी हमने बेहतर व्यवस्था की थी और अभी भी हम लगातार प्रयासरत हैं। इतना जरूर है कि ये दूसरी लहर नहीं, ये तो आंधी और सुनामी जैसी आ गई। अब हमारे सामने दो तरह की चीजें हैं। एक, हमारी चिंता है जो संक्रमित हैं उनका इलाज बेहतर हो पाए, लेकिन दूसरी भी हमारी चिंता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 करोड़ आबादी है हमारी। 8 करोड़ आबादी में से संक्रमितों की संख्या आज 85,200 के आसपास है, लेकिन एक्टिव केसेस की ना, 7 एक्टिव करोड़ केसेस की टोटल कितनी? 99 लाख स्वस्थ हैं। तो ये संक्रमण कैसे फैलने से रुके, एक इलाज, और दूसरा संक्रमण इस गति से ना बढ़े उसको रोकने की कोशिश। तो दिक्कत आई क्योंकि एकदम ये सुनामी की तरह आ गई। हम लोगों ने एंटीसिपेट करने का सोचा ही नहीं कि इसकी बुरी हालत हो सकती है। कई नेताओं ने इस बात के लिए कि कोई मास्क नहीं पहनता था, सब नेता अपने सड़कों पे घूम रहे थे, व्यक्ति किसी को एनफोर्समेंट नहीं हो रहा था। तो जो आपको लगता था कि खत्म नहीं हुआ जब तक, तो आप लोगों ने या सरकार ने या व्यक्तियों ने या सिटीजन्स ने एक दूसरे के साथ धोखा किया और जनता के सामने जो कठिनाइयां खड़ी की है, उसके लिए हम सब मिलकर के जिम्मेवार नहीं है क्या? देखिए, एक बात सच है कि चाहे जनता हो और चाहे नेता हो, हम लोगों ने ये मान लिया था कि कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली, और जनता ने भी सारी एक्टिविटी, जनता हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, धार्मिक उत्सव हो, इतनी तेजी से प्रारंभ हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये दूसरी लहर की आहट आई तो मैंने स्वयं ने अनेकों प्रयास किए, लोगों को जाके मास्क पहनाए, मैं खुद अनाउंसमेंट करता घूमा कि ये कोरोना बढ़ रहा है, सावधान रहिए। लगातार काम हो रहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमितों को ठीक इलाज मिले, इसलिए चाहे अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने की का मामला हो। अब 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल में हमारे पास जो उपलब्ध बेड्स थे, और बेड्स की जब आजकल बात करते हैं तो ऑक्सीजन बेड की बात करें, सामान्य बेड की उतनी मैं चर्चा नहीं कर रहा। वेंटिलेटर तो बेड की आजकल तो वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही है शिवाजी, वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही है आजकल तो। प्रभु जी, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर, ये बात सच है, लेकिन उनकी पूर्ति भी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, उनकी पूर्ति भी हो रही है। लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हाँ, ऑक्सीजन की आपूर्ति एक चुनौती के रूप में आई है, लेकिन हम उसका भी समाधान निकाल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें ऑक्सीजन भी, मध्य प्रदेश में तो ऑक्सीजन होती नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आवंटित की। लेकिन केवल मैं सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन मानता हूं, लेकिन ऑक्सीजन आवंटित होना, लेकिन उसको लाने के लिए दूर से टैंकर की उपलब्धता, और टैंकर वहां पहुंच जाए तो समय पर भर जाए, और दूसरे राज्य में टैंकर भरे तो वहां से समय पर निकल जाए। कई तरह के चैलेंजेज ऐसे थे कि जिसके कारण ऑक्सीजन पहुंचने में कई बार देर होती है। तो इस तरह के चैलेंज और चुनौतियां हैं, बावजूद इसके हम लोग डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं और बेहतर इलाज जनता को दे पा रहे हैं। ठीक कहा, दिक्कतें जरूर है, मैं उससे इनकार नहीं करता, जैसे लेकिन रास्ता भी निकल रहा है। आपने ऑक्सीजन की बात की, अब तो ये हो रहा है कि ये मेरी ऑक्सीजन है, ये गुजरात की है, ये मध्य प्रदेश की है, ये महाराष्ट्र की है, यहाँ की है। ऑक्सीजन के ऊपर भी एक झगड़ा होता चला जा रहा है। आपने एक सवाल उठाया था, आपने सबसे मुख्यमंत्री से अपील भी की थी। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो आपने शुरू में कहा कि एंटीसिपेशन करना सरकार, एक अच्छे नेता का काम, अच्छी सरकार का काम, अच्छे बाबू का काम ये होता है कि रिसर्च करते रहें और करते रहें। आपके यहाँ 20% पॉजिटिविटी आजकल है। आपने कहा कि आपने अपील की, आपने मास्क पहना, मैंने देखा आपको मास्क पहनते हुए, पर अभी आपके दामोह चुनाव के अंदर एक नेता खुद पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और सारे के सारे स्टेज के ऊपर बिना मास्क के थे। और मैं आपसे भी क्षमा मांगूंगा, आपने इतना प्रचार किया वेस्ट बंगाल में, आसाम में जाकर के, आपने बिना मास्क के प्रचार किया।
सब पार्टियां इसके अंदर मास्क, नेता अगर मास्क नहीं पहनेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम इतने लोग मैं बड़े आपको संक्रमण प्रभु जी हो गया, उसके लिए टोकूंगा कि आपने जब भी हम जिम्मेवार लोग, होंगे ना। देखिए दमोह का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने, मैं 12 तारीख को दमोह गया था, लेकिन जब संक्रमण बढ़ा हमने अपने दौरे रद्द कर दिए। बाकी राज्यों में भी, जिन राज्यों में चुनाव थे, वहां कोई कल्पना नहीं थी, ना संक्रमण इतना ज्यादा था कि उसके कारण चुनाव तय करता चुनाव आयोग। बढ़ते हुए संक्रमण को उस समय कितना बढ़ेगा इसका अंदाज किसी को नहीं था, और इसलिए केवल इसके आधार पर दोष देना मैं मानूंगा ये उचित नहीं है। नहीं शिवराज जी, आपकी बात ठीक है। सवाल ये है कि आयोग तो डेट फिक्स करता है। प्रोटोकॉल अगर कोरोना का है, मैं सब पार्टी को, ममता जी या आप हैं, कि आप लोगों में कंपटीशन हो रहा था कौन इतनी भीड़ इकट्ठी करेगा, तो उसके अंदर आपने प्रोटोकॉल जो आप सबको कहते थे, शिवराज जी आपको मैंने कई बार सुना कि मास्क पहनिए। मैंने स्टेज से किसी भाषण करते हुए नहीं देखा कि जनता सामने खड़ी है, आप तालियां सब लोग बजवाते रहे, परंतु किसी ने कहा कि आप मास्क पहन के अगली बार आएंगे। महात्मा गांधी बनना चाहिए था, जब उन्होंने कहा हिंसा नहीं होगी तो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। मेरे को लगता था कि इस तरह से अगर करते, अब सिर्फ जहां भी चुनाव हुआ है, आज उनकी संख्या देखिए कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। आपका दामों में तो बढ़ ही गए, आपका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मेरे को लगता नहीं है कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम प्रिकॉशन लेते जो आपने शुरू किया था, वहां हम अपने आप से धोखा कर गए। देखिए ये समस्या ऐसी थी, ये महामारी ऐसी थी कि जिसका किसी को अंदाज नहीं था किस गति, और केवल भारत में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, दुनिया के कई देशों में एक लहर आई, दूसरी लहर आई। अब हमने देखा कि यूके जैसे देश को, अमेरिका जैसे देश को कितना परेशान होना पड़ा। सामान्य कोई समस्या होती है तो उसका पूर्वानुमान लगाना आसान होता है, लेकिन जिस समस्या का कोई आकार और प्रकार ही समझ में ना आता हो, उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत दुष्कर और कठिन काम है। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा आपसे भी कि दोष देने के बजाय हम इसका समाधान ढूंढने में, हम समाधान ढूंढ भी रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों की भी चर्चा और जिक्र होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम कहें तो संक्रमितों की संख्या स्थिर है। अगर 12,000 से ज्यादा कुछ केस आ रहे हैं तो 10,000 के आसपास डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर भी जा रहे हैं। आपके यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि जितनी मृत्यु हो रही है, शमशान घाट में जितने लोग मर रहे हैं, जितने आपकी फिगर आ रही है, मैंने देखा अखबारों के अंदर, कितना सच है वो आप बता पाएंगे कि कितना फर्क था, कि 3500 400 का फर्क या 3500 का फर्क। उससे कई बार ये होता है कि क्रेडिबिलिटी सरकार की कम हो जाती है, चाहे उसके कोई भी कारण उसके अंदर हो। उसका भी समाधान किस तरीके से आपको करना प्रभु जी, चाहिए। चूंकि विषय उठा, एक मिनट में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक भी मृत्यु दुखद है, एक भी। कौन मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके राज्य में मृत्यु हो? एक भी दुखद है। लेकिन जहां तक मृत्यु का आंकड़ा है, मैं उस पर लंबी बहस नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन सेम डे अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन डेथ ऑडिट के कारण सेम डे वो डाटा नहीं आ पाता कि आज इतनी मृत्यु हुई, वो आएगा एक दिन बाद, 2 दिन बाद। दूसरी बात, उसके कारण अंतर आता है, नंबर 1। नंबर 2, अंतर इस कारण भी आता है कि कुछ मृत्यु होती है कोरोना से और कुछ होती है बाकी कारणों से, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार होता है और इसलिए वो काउंट सारी की सारी होती है। और इसलिए देखिए, ये कोई बहस का विषय थोड़ी है, एक भी मौत हो, 10 मौत हो, ये तो हम सबके लिए दुखद है। कौन मृत्यु छुपाना चाहेगा? क्यों छुपाना चाहेगा और कैसे छुपा सकता है? कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सवाल ये है कि इसलिए सरकार जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति से कर रहे हैं, आपने सब जगह से मंगा लिया, और मेरे को लगता है कि क्या अभी मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी है? जितने वेंटिलेटर चाहिए, जितने बेड्स चाहिए, अखबारों के हिसाब से या न्यूज़पेपर के हिसाब से वहां शॉर्टेज अभी भी है, ऐसा लगता है? नहीं, शॉर्टेज है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, मैं कोई असत्य बात नहीं करूंगा, लेकिन हम बिस्तर लगातार बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। अब अगर आपका अंदाज ये है कि बिस्तरों की संख्या चाहिए 20 और एकदम 30,000 की बात आ गई तो दिक्कत होगी। लेकिन हमारे यहां बिस्तरों की 3 तरह की चीजें, एक सामान्य बिस्तर, उनकी कोई कमी नहीं है। दूसरे, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन भरे हुए हैं कई जगह, कई अस्पतालों में भरे हुए हैं।
और अस्पतालों में भी कई बार मानसिकता बन जाती कि इस अस्पताल में बेहतर इलाज होता है, तो लोग जाना चाहते हैं उसी अस्पताल में, उस अस्पताल में जगह नहीं होती। जब दूसरे अस्पताल की बात करती तो लोग कई बार जाना नहीं चाहते। मैं ये मान रहा हूं कि बिस्तर फुल है, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं, हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑक्सीजन प्राप्त करने के मार्ग में भारत सरकार ने व्यवस्था कर दी कि इतनी ऑक्सीजन मध्य प्रदेश की, इतनी ऑक्सीजन दूसरे राज्य की, लेकिन टैंकरों की उपलब्धता समय पे आ जाए, टैंकर समय पे भर जाए। और फिर मैंने भी कहा, मैं कोई छुपाता नहीं हूं, मैंने ही कहा कि कई जगह दूसरे राज्यों से टैंकर रोके गए, अधिकारियों ने रोके, मैंने शिकायत भी की। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आज ये फैसला कर लिया कि किसी भी राज्य का टैंकर रोका जाना इलीगल है। ये ऐसी समस्याएं थी कि जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। उसके कारण जो आवंटित और उपलब्ध ऑक्सीजन, मैं फिर कहूंगा कि ये इसलिए हुआ, देर लगती है। ये बात ठीक है आपकी, एक टैंकर ही हमारा पलट गया एक जगह रास्ते में, अब पलट गया तो देर हो गई पहुंचाने में। कहीं ड्राइवर सो गया क्योंकि राउरकेला से आना है उसको, भिलाई से आना है उसको उत्तर प्रदेश में कहीं दूर से आना है। तो इस तरह की समस्याएं आती है, लेकिन उसका समाधान भी हम लगातार करते जा रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशित लोग हैं या अपोजिशन के लोग, वो तो कह रहे हैं कि आपका बंटवारा हर चीज का, चाहे वो दवाई का हो चाहे किसी और चीज का हो, बीजेपी जितने प्रशासित लोग हैं वहां पर आपको ज्यादा बांटा जा रहा है। कोई ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी में नहीं है, ऐसा चार्ज उन्होंने लगाया आप लोगों के ऊपर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो 130 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और सचमुच में वो भारत के लिए वरदान जैसे हैं, जिन्होंने संकट के समय एक सक्षम और सबल नेतृत्व तो पहले भी दिया है, आज भी वो दे रहे हैं। ये बात करना घटियापन है किसी का कि भाजपा शासित राज्यों को ये दे दिया। जो मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। आपदा भी अगर आप देखें, अब कांग्रेस के मित्रों ने तो ये बना दिया कि अगर राज्य में कोई दिक्कत आई भाजपा शासित तो सीएम जिम्मेदार है, कांग्रेस शासित राज्यों में दिक्कत आई तो पीएम जिम्मेदार है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस समय कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय इस तरह की बात करना मनोबल तोड़ने की कोशिश है, लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश है। और यह किसी भी कीमत पर प्रतिपक्ष को कम से कम कोरोना जैसी महाविकट आपदा में नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने विपक्षी दल के लोगों को भी सर्वदलीय बैठकें बुलाई, बातचीत की, सबका सहयोग मांगा। मैं राज्य की बात कर रहा हूं, चर्चा की। अब आपने अपील की, मैं इस बात को मानता हूं। ऐसे संकट के समय सबको साथ चलना चाहिए। इस समय आरोप लगाने से क्या होगा? नहीं, आपने मुख्यमंत्री सबको कहा, आपने सब धर्म के लोगों का इकट्ठा होकर के आना चाहिए। आपका मैंने भाषण सुना, आपकी प्रेस स्टेटमेंट भी देखी, पर सवाल जब ये उठता है कि जब आप कुंभ जैसी चीजें, जैसे पिछले साल सारे धार्मिक हमारे आए थे, दिवाली भी आई थी, सब कुछ आया था, आप लोगों ने उसके ऊपर रोक लगाई। इस बार आपने सब खुला छोड़ दिया। कुंभ जैसे है, कुंभ अच्छा है, हिंदुओं के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। इस तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं पंचायत में, इसके लिए कुंभ के वजह से अब देखिए 5000 वहां पर केस बढ़ गए, और जो लोग आएंगे उनका क्या असर होगा। ये सब प्रिवेंशन के लिए क्यों नहीं हुआ? कि आप हर जगह कई बार चार्ज लगते हैं कि वोटों के लिए सब कुछ भी करने के तैयार हैं। आपने अपील की सब धर्म के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पर रिजल्ट क्या निकला? चार्ज लगाना हो तो कोई कुछ भी चार्ज लगा दे। अब कुंभ के बारे में खुद संतों ने फैसला किया, समय से पहले महाकुंभ समाप्त किया। जब कुंभ तय हुआ था, जब कुंभ लग रहा था, तब हरिद्वार में, उत्तराखंड में, देश के कई हिस्सों में ऐसा संकट ही नहीं था। और जब संकट आया तो संतों ने स्वयं यह तय किया कि अब कुंभ नहीं होगा, कुंभ जल्दी समाप्त किया। एक बड़ा डॉक्टर ने कहा कि कोरोना की बड़ा एरोगेंट है, कोरोना उसकी ईगो बड़ी है, वो किसी घर में बिना बुलाए नहीं जाता जब तक आप बाहर जाके उसको बुलाए नहीं। तो ये धर्म, जो भी इलेक्शन हुआ, आपने इन्वाइट किया कोरोना को आने के लिए, आपका पता नहीं था, परंतु कोरोना फैलता है लोगों से मिलने से, ये सबको पता था। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। अब मैंने मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा केंद्र सरकार से एक बार कोई प्रोटोकॉल ही नहीं दिया गया कि कौन सी मेडिसिन देनी है। पिछली बार दिया गया था क्या देना है क्या नहीं देना, इस बार कोई प्रोटोकॉल ही डॉक्टर्स को नहीं दिया गया, कैसे दिया जाना था। ये बात सच है कि नहीं, मेरे को पता नहीं। नहीं, ये बात गलत है। केंद्र सरकार ने बराबर प्रोटोकॉल दिया है और उसी प्रोटोकॉल के आधार पर इलाज हो रहा है। प्रभु जी, सारे प्रयासों को भी देखिए आप गंभीरता से। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, प्रोटोकॉल दे रही है, सब आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है, व्यवस्थाओं में सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस बीच में भी बार बार मुख्यमंत्रियों की अभी भी बैठक बुलाई, चाहे ऑक्सीजन का मसला हो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन रेल चला दी, ऑक्सीजन
कहां से इंपोर्ट हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे आर्मी के अफसर है और उनके जो सेंटर है उनको कहा, यहां भोपाल मध्य प्रदेश के आर्मी अफसर मुझे आके मिले कि हम क्या सहयोग कर सकते हैं आपको, उनके अस्पतालों में वो जगह देने को तैयार है। भारत सरकार ने सारे प्रयत्न किए, ऐसा नहीं कि कोई प्रोटोकॉल ही नहीं जारी किया, न केवल प्रोटोकॉल बल्कि हर संकट के समय जब जरूरत पड़ी राज्यों के साथ खड़ी रही। और इसलिए हम आज इस संकट का मुकाबला कर पा रहे हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूं कि हम सबको मिलके इस चुनौती से निपटने में सकारात्मक माहौल बना के सब एक होकर लड़के इसको कैसे पराजित करें और इसको हराएंगे, फिर हराएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब देश के अंदर जब सारे देश के अंदर 1 साल के बाद 12 महीने के बाद जब जीत गए थे जिस वार को, जिसमें हम जीत के उसमें हारते दिखाई दे रहे हैं और 3 लाख लोग संक्रमित लोग हो रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगे, इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। परंतु वैक्सीन पॉलिटिक्स है, दवाइयों की पॉलिटिक्स है, उसके बारे में बात करूंगा। वैक्सीन पॉलिटिक्स पे आ जाइए। आपने कहा कि पूरी सरकार तैयारी कर रही है, वैक्सीन की नई पॉलिसी अनाउंस की है प्रधानमंत्री जी ने। उसने कहा है कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। 400 रुपए, 600 रुपए आपने पहले अनाउंस कर दिया कि फ्री मिलेगी, पहले सबसे पहले आपने किया था। हालांकि कांग्रेस वाले क्लेम करते हैं कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी ने सबसे पहले कहा सबको लगना चाहिए। इसके अंदर ये चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का कहना ये है कि एक ही रेट पे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आता इसमें काय की पॉलिटिक्स है। वैक्सीन भारत में बनी, वैक्सीन लगना शुरू हुई, 45+ को वैक्सीन लग रही है। सबको क्या ये सोचना था, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 1 तारीख से 1 मई से अब 18 साल से ऊपर के भी जो हमारे नौजवान हैं उनको वैक्सीन लगेगी। अब इसमें कौन सी पॉलिटिक्स हो गई? नहीं, मैंने आप सवाल शायद पूरा सुना नहीं मेरा सवाल ही सुना। वैक्सीन केंद्र और सवाल ही सुना राज्य मिलकर शिवराज जी। लगाते हैं तो इसमें तकलीफ क्या है? शिवराज जी, सवाल एक मेरा ये है कि अनाउंस नई पॉलिसी हुई है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अस्पतालों में फ्री देगी। स्टेट गवर्नमेंट को 50 मिलेगी, वो फ्री देंगे कि नहीं देंगे? आपने तो अनाउंस कर दिया मैं फ्री दूंगा। पर कांग्रेस वालों का कहना यह है कि जिस रेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है वैक्सीन, उसी रेट पे प्रदेश की सरकारों को भी मिलनी चाहिए। भारत सरकार सदिच्छा से, सद्भाव से ये काम कर रही है। जो नीति बनाई है परफेक्ट है और उसी के हिसाब से हम अपने मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का काम करेंगे। नहीं, आपको भी इसी रेट पे मिलनी चाहिए 150। जिस रेट पे सरकार खरीद रही है केंद्रीय सरकार, उसी रेट पे आप खरीदेंगे? नहीं, हमने तो जो तय किया केंद्र सरकार ने बिल्कुल तय किया, परफेक्ट है। नहीं, वो अपने लिए मैं तो प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वो उपलब्ध करवा रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम हो जाए। नहीं, आपने पहले शुरू में कहा कि वैक्सीनेशन आपके यहाँ काफी लगी है, 70-80 लाख लोगों को लगी है। अब आप बाकी कंट्रीज में देखेंगे 39% लोगों को लग गई है, अमेरिका के अंदर 30% लोगों को लगी, यूके के अंदर, हमारे यहाँ अभी भी 4% लोगों को लगी है। क्योंकि वैक्सीनेशन की जितनी स्पीड आपने, हालांकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड है हमारा कि हमने सबसे ज्यादा लगाई है। जो हमने अपनी एक टीम बना दी है वैक्सीनेशन की, वो इस पे काम कर रही है और जो प्रक्रिया तय है मिलने की, वो प्रक्रिया पूरी करके फिर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करेंगे अपने यहाँ। आपके यहाँ अभी लगता है कि पहले शहरों के अंदर था, चल रही, वो लगातार चालू रहेगा। जो शहरों के अंदर पहले था, शिवराज जी आपने इतना काम किया वहां पर, पहले इंदौर में किया, बाकी जगह किया, अब थोड़ा थोड़ा आपके यहाँ गांव में भी फैलता जा रहा है, उसके लिए भी आपने कोई प्रबंध किए होंगे, जरा बताएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में अद्भुत प्रबंध हुआ है। हम लोगों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने एक फैसला किया। मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि हमारी 2 तरह की रणनीति, एक संक्रमितों का इलाज और दूसरे संक्रमित ना बढ़े इसका प्रयास। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के गांवों ने, अनेकों गांवों ने यह तय किया, एक ने नहीं अनेकों ने, कि हम कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं अपने गांव में। हमारे गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा संक्रमित हैं अगर तो, और सामान लेने की जरूरत पड़ेगी तो कोई 2-3 लोग जाएंगे, वो लेके आ जाके गांव में वितरित करेंगे। गांव ने आत्मानुशासन का परिचय दिया, लोगों ने खुद फैसला किए। शहरों में कई मोहल्लों ने तय किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम अपनी कॉलोनी में रहेंगे, अपने मोहल्ले में रहेंगे और हम कोरोना को यहीं रोकने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश में कई जगह स्वतः स्फूर्त
कोरोना कर्फ्यू प्रारंभ हुआ, व्यापारी संघ आगे आए, उनने कहा कि नहीं हम ये सहयोग करेंगे, इंडस्ट्री चालू रहेगी, उपार्जन चालू रहेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू रहेगी, लेकिन ऐसी गतिविधियां जिससे कोरोना का संक्रमण फैलता है उसको हम रोकेंगे। तो एक तो जनता ही ने फैसला किया कई तरह की गतिविधियां रोकने का कोरोना कर्फ्यू के रूप में, वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। नंबर 2, ये भी तय किया है कि जिन गांव में संक्रमण है वहां घर घर जा रहे हैं हम लोग। पलायन हो रहा होगा, आपके यहाँ से भी हो रहा होगा और लगभग आ भी रहे हैं बाहर से। उनकी पिछली बार मैं देखा बेचारों के पास पैसा भी नहीं था, कुछ लोग कैश ट्रांसफर कर रहे थे, दिल्ली में कहा कि हम 6,000 रुपए दे देंगे। जो पलायन हो रहा है आपके यहाँ से जो आ रहे हैं, जो गरीब आदमी, उनके लिए कोई आर्थिक व्यवस्था किया आपने? जो बॉम्बे से आ रहा होगा, कहीं और से आ रहा होगा। पलायन अभी कहीं दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश से तो किसी को जाने का सवाल ही नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में आने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी नहीं है, कहीं ऐसे दृश्य दिखाई नहीं दिए कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हों। फिर भी जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि जो आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, उनको काम की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था वो हम कर रहे हैं। 3 महीने का निःशुल्क राशन मिले, इसका इंतजाम हमने किया है। आगे जो और जरूरत पड़ेगी उस जरूरत को भी हम निश्चित तौर पर करेंगे। जो स्ट्रीट वेंडर हमारे हैं, अगर उनका काम धंधा कहीं इसमें सुचारू रूप से नहीं चलता तो उनके खाते में भी पैसा डालने की योजना हमने बनाई है, लेकिन अभी पलायन की कोई ऐसी स्थितियां नहीं है। एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे, आपने धुआंधार प्रचार किया, आसाम में किया, केरला में किया, तो आपको क्या लगता है कहां कहां सफलता मिलने वाली है आपको? अब मैं फिर कोरोना में चुनाव की बात करूंगा तो आप फिर कहेंगे कि पॉलिटिकल सोच रहे हैं। वो तो खत्म हो गया ना, आपने चुनाव खत्म हो गया। इसलिए मैं कहता हूं देश की जनता का विश्वास, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, प्रधानमंत्री जी में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता भी हमारे साथ खड़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन इस समय उन परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करने की तरफ। जहां तक चुनाव का सवाल है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलो शिवराज जी, आप सीधी बात में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।